तो चलिए नेटवर्क थ्योरी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि क्या हमारे पास में डिलीवरिंग पावर होती है और क्या हमारे पास में एब्जॉर्बिंग पावर होती है। कोई भी अगर हमारे पास में एलिमेंट दिया हुआ है, चाहे मेरे पास में एक्टिव एलिमेंट है या फिर मेरे पास में पैसिव एलिमेंट है। आज हम बात करेंगे थोड़े से और अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सा मेरे पास में एक्टिव होगा, कौन सा पैसिव होगा, क्या लीनियर होगा, क्या नॉन लीनियर डिवाइसेस होंगे, साथ साथ में क्या यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे हमारे पास में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और ये सारे जो डेफिनेशंस होते हैं ये आप देखेंगे कि कुछ आपके नेटवर्क थ्योरी के अंदर में यूज होंगे, कुछ आप जाएंगे ईडीसी के अंदर में यूज होंगे, और बहुत सारी चीजें आप लोग को पढ़ने को मिलती हैं अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। तो यहां से आप लोगों का बेस वो तैयार करते हुए चलते हैं हम। और अब मैं क्लासिफाई करने की कोशिश करता हूं। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आज, जो लेक्चर नंबर 3 आज ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर। तो देखिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास में 5 तरीके के इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जैसे जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं उनको वहां पर डिफाइन करता हुआ चलूंगा। सिर्फ एक आप लोगों को जो ध्यान रखना है यहाँ पर, वहां पर आप लोगों को जो इनिशियली पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रजिस्टर, फिर हम बात करेंगे हमारे पास में कैपेसिटर के लेकर, और फिर हम बात करेंगे हमारे पास में इंडक्टर को लेकर। तो ये 3 चीजें आप लोगों को काफी डेप्थ में पढ़नी होती है, क्योंकि पूरा जो खेल है इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास में, चाहे आप कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर में चले जाओ या फिर आप नेटवर्क थ्योरी के अंदर में चले जाओ, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे पास में फिल्टर टाइप बनते हैं या रेजोनेटर्स बनते हैं या ऑसिलेटर्स बनते हैं, वो सभी तीनों चीजें इन्हीं से मिलकर हमारे पास में बनती है। तो हमें नेटवर्क थ्योरी के अंदर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन्हीं 3 चीजों के ऊपर में डालनी होती है। तो पहली मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों के साथ में रजिस्टर को लेके कि क्या रजिस्टर होता है, और रजिस्टर जो है वो कितने तरह का हो सकता है, क्या ये मेरे पास में लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर होगा। फिर ठीक उसी तरह से कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर भी हम 2 चीजें पढ़ेंगे, क्या वो नॉन लीनियर होगा या फिर लीनियर होगा। ठीक, इंडक्टर का भी वो लीनियर और नॉन लीनियर, यानी कि इनके सबकी हमें लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी चेक करनी होगी। अब बात आता है लीनियर क्या होंगे और नॉन लीनियर क्या होंगे, उस चीज के बारे में जब मैं आप लोगों को रजिस्टर पढ़ाऊंगा वहीं पर इस चीज को मैं समेटता हुआ चलूंगा। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं हम अपने रजिस्टर को लेके। अब रजिस्टर होता क्या है, देखिए रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर जो होते हैं वो अपने आप में जो करंट होता है, जो करंट किसी भी डिवाइस के अंदर से या किसी भी वायर के अंदर से, किसी भी एलिमेंट के अंदर से जब फ्लो कर रहा होता है, तो इसकी जो इंटरनली हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर में, मान लो ये उसके एटम्स हैं, ये अपने मीन पोजीशन पर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से हमने इसको फोर्स किया है किसी बैटरी के थ्रू या कोई ईएमएफ सोर्स हमने लगा दिया है, तो ये जब इसके अंदर से एंटर करना चाह रहा है तो आप लोग देखेंगे कि ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ अपनी मीन पोजीशन के ऊपर में ये वाइब्रेट कर रहा है। अब कोई भी नई चीज यहां से बीच में से गुजरना चाहेगी, यहां से निकलना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं वो उसको हिट कर देगी। भाई वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, बहुत फास्ट वाइब्रेशंस होती हैं, और जब वो उसके अंदर से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या करेगा, हिट करेगा। और जब वो इससे हिट करेगा, इस एलिमेंट से हिट कर जाएगा, कौन, ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से हिट करेगा, तो जब भी कोलिजन होता है तो वहां पर जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, या तो मेरे पास में हीट की फॉर्म में रिलीज होगी या फिर मेरे पास में लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो रेजिस्टर था, यानी कि जो एलिमेंट था जो इस इलेक्ट्रॉन को इसके पाथ में जब यहां से गुजरना चाह रहा था, तो उसका पाथ का अपोज करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसको आगे नहीं जाने दे रहा था। तो नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उसके बदले में क्या ले रहा था, उससे एनर्जी ले रहा था, और किस फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। तो यही हमारे पास में क्या होता है, रेजिस्टर होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसी प्रॉपर्टी को हम जानते हैं रेजिस्टेंस के नाम से। क्या होगी भाई, ये रेजिस्टेंस के नाम से हम इसको जानते हैं। और अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो एनर्जी यहां पर इसने रिलीज कर दी है, इसको कोई रिप्रेजेंट तो करो भाई, कितनी एनर्जी आखिर ये लेगा। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास में होता है P=I²R। आर से हम डिफाइन करते हैं उसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को, उसके रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस जो होता है इसकी यूनिट होती है ओम। ओम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, या फिर थोड़ी और बड़ी यूनिट के अंदर में जाएंगे तो 1 किलो ओम हो गया। लेकिन एसआई यूनिट को अगर आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशंस, सारी यूनिट को कन्वर्जन करना होता है एसआई यूनिट के अंदर में। अगर मान लो मेरे पास में किलो ओम भी लिखा हुआ है तो मुझे पहले ये ओम के अंदर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं अपने क्वेश्चंस में इनका यूज करूंगा। तो पावर जो होती है, यानी कि जो एनर्जी यहां पर रिलीज हुई है, जितनी एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, दैट विल बी गिवन एज I²R। और अगर मैं इसके वर्क डन की बात करूं, कितनी हीट यहां पर रिलीज करेगा, तो मैं इसकी टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं I², और कितने टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गुजर रहा है, तो टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, टोटल हीट, यानी कि कितनी हीट यहां पर मेरे पास में रिलीज हो रही है। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है जी आपने हीट तो रिलीज करवा दी यहां से,
ये तो बताओ कि ये कितना रेजिस्टेंस रखेगा। भाई मैं मान लो मेरे पास में एक वायर है जो कि 1 मीटर का है, दूसरा वायर है मेरे पास में 2 मीटर का है, तीसरा वायर है मेरे पास में 4 मीटर का, या बहुत छोटा वायर है, तो कौन कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको देते हैं हम फॉर्मूला आर, जो कि मेरे पास में रेजिस्टेंस होता है। रो के बारे में हम पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हमारी ईडीसी के अंदर में, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के नाम से जानते हैं उसके अंदर में। और दूसरा मेरे पास में डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर में, यानी कि कितनी लेंथ आपने अपने डिवाइस के लिए है या एलिमेंट के लिए। और ये मेरे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी मेरे पास में एलिमेंट है उसको कट करो, और कट करने के बाद में जो आपको आगे का एरिया दिख रहा है, क्रॉस करने के बाद में जो एरिया दिख रहा है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो ये मेरे पास में वो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यूज करना है। तो रेजिस्टेंस निकालने का किसी भी एलिमेंट का ये फॉर्मूला होता है। रो क्या होता है, अब रो के ऊपर में थोड़ा सा और मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। रो बेसिकली जो भी एलिमेंट मैंने लिया है ना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेकर। रो मेरे पास में जो भी मैंने एलिमेंट लिया है उसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब वो एलिमेंट लिया कितना गया होगा, मान लो ये मेरे पास में एक बहुत बड़ा वायर था, मुझे नहीं पता किस एलिमेंट का था, किसका बना हुआ था, कौन सा इसके अंदर में फॉर्मूला यूज किया गया, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसका 1 मीटर लेंथ कट करता हूं और इसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया रखता हूं। तो ये डिवाइस जितना मेरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से मैंने मटेरियल, कौन सा मटेरियल मैंने यूज किया। अभी मैंने ये मटेरियल यूज किया, मान लो मैंने अभी दूसरा मटेरियल ये यूज कर लिया। इस मटेरियल में क्या है, सेम ये मेरे पास में रेड कलर का और ये मेरे पास में ब्लैक कलर का, यानी कि एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो गया। इसका भी मुझे लेंथ 1 मीटर रखना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रखना है। यानी कि आपने एक चीज कॉमन दोनों में देखी होगी कि लेंथ में दोनों की 1 मीटर रख रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैं दोनों का 1 मीटर स्क्वायर रख रहा हूं। लेकिन जब मैं इस डिवाइस को देखता हूं तो अलग रेजिस्टेंस मिलता है और इस डिवाइस को देखता हूं तो मुझे अलग रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये उसके मटेरियल के ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। तो आप ये मानेंगे कि जो मेरे पास में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है इसको हम डिफाइन करते हैं या फिर रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैलकुलेट होती है जब हम 1 मीटर लेंथ लेते हैं और 1 मीटर स्क्वायर कोई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, तब ये जो रेजिस्टेंस मेरे को प्रोवाइड करता है वो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है या फिर रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर में ही ये डिपेंड करती है। छोटे जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें बार बार आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये फेवरेट क्वेश्चंस होता है। कोई भी एग्जामिनर अगर अपना क्वेश्चन सेट कर रहा होता है, ठीक है, वो आपको अलग अलग लेंथ दे देगा। मान लो दो एलिमेंट दे दिए उसने कहा कि मेरे पास में कॉपर था, एक की लेंथ थी 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर उसका एक रेजिस्टेंस दे देगा। फिर दूसरा कॉपर होगा, उसकी लेंथ दे देगा मान लो 4 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया मान लो उसने 2 मीटर स्क्वायर। तो पूछेगा कि भाई कौन से की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अब भाई आप लोगों को तो ये पता है ना, हमें इन एरिया से तो मतलब ही नहीं है, क्या मेरे को लेंथ दी है, क्या मेरे को एरिया दिया, मुझे तो ये मतलब है ना कि किस टाइप का मटेरियल मेरे लिए यूज किया गया। बस इतनी सी ध्यान रखना है। कॉपर था तो दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हमारे पास में सेम रहेगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज को लेकर। अब रो की बात कर लेते हैं। तो रो की क्या एसआई यूनिट होती है, तो रो की एसआई यूनिट होती है मेरे पास में ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। और रेजिस्टेंस जो होता है उसकी क्या होती है, वो होता है मेरे पास में ओम, इसकी यूनिट होती है। और रेजिस्टिविटी हम किस किस एलिमेंट की डिफाइन कर सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास में 3 तरह के, इसके बेसिस के ऊपर में 3 तरह से हम इसको मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला मेरे पास में कंडक्टर हो गया, जो कि करंट को मैक्सिममली पास कर देते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। फिर हमारे पास में होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि इंसुलेटर और जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच की उनकी कंडक्टिविटी होती है। और इनकी एक बड़ी खूबसूरत चीज ये होती है कि 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ये अपने आप में बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, और जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो बिहेव करने लग जाते हैं कंडक्टर। यानी कि हम ये कहें कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो मैक्सिममली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर में। और तीसरा जो मेरे पास में आता है वो होता है इंसुलेटर। ये हो गया भाई इंसुलेटर। तो 3 तरह के एलिमेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर में हम एक एलिमेंट को और भी डिफाइन करते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये आए जी अच्छा ये बताओ कि ये रो जो है मेरे पास में रेजिस्टिविटी है यही 0 हो गई तो क्या करोगे आप, भाई ये 0 होगी तो हम एक नया मटेरियल डिफाइन कर देंगे ना। रो 0 मतलब वो मेरे पास में हो गए सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएंगे भाई वो, सुपर कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाता है
कि रेजिस्टिविटी अगर मेरे पास में 0 है तो उस एलिमेंट को क्या डिफाइन करेंगे, या फिर सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, हाई होगी, 0 होगी, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी हमारे पास में कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। अब इसके अंदर में अगर बात करूं तो मेरे पास में जो कौन सा एलिमेंट है अगर बात करें कौन सा एलिमेंट है जो कि एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है जब हम टेम्परेचर को उसके वेरी करते हैं। तो ध्यान रखना, मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी क्या फॉर्मूला होता है इसका भाई, Hg। ये अगर मैं 4.15 केल्विन इतना टेम्परेचर अगर इसका कर देता हूं तो यहां पर ये किस तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ये अपना रेजिस्टिविटी 0 शो करना शुरू कर देगा, और रो 0 मतलब वो क्या बन गया, मेरे पास में सेमी कंडक्टर बन गया। ठीक है, तो ये आप इसके ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टिविटी के ऊपर में क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो हमारे पास में सेमी कंडक्टर की होती है टेम्परेचर के साथ में वेरी कर रही होती है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू कर जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये पहले बिहेव कर रहा था इंसुलेटर के रूप में, फिर बिहेव करेगा ये कंडक्टर के रूप में। तो अगर इसके पास में रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी कि रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो वो अपने आप में इंसुलेटर का काम कर रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कंडक्टर की तरफ में अप्रोच कर रहा होगा। तो अगर मेरा कंडक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी को क्या होना पड़ता है, डिक्रीज होना पड़ता है। वैसे एक कॉमन वर्ड, ये की पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेंगे इसके अंदर में। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस है ये क्या टेम्परेचर के साथ में हर एलिमेंट की वेरी कर सकती है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल, और यहां पर हम R लिख देते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास में रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो इसका किसी भी टेम्परेचर पर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है R0, जो मेरे पास में जो टेम्परेचर हो गया मेरे पास में 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में जो इसकी रेजिस्टेंस रही होगी वो, और इसके साथ में 1 प्लस में अल्फा नोट टी, ये मेरे पास में टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अल्फा जो हो गया पर्टिकुलर मटेरियल के लिए डिफाइन होगा, मतलब सिल्वर के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, जिंक के लिए अलग होगा, हर एलिमेंट के लिए अपना ये कांस्टेंट जो है वो वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। और टी मेरे पास में जो टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम में किस टेम्परेचर पर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्सियस के अंदर में आपको सारी कैलकुलेशन ये कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको केल्विन के अंदर में कन्वर्ट करके भी सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन होता है इसके अंदर में सेल्सियस और केल्विन के अंदर में। अगर आपको केल्विन के अंदर में चाहिए तो सेल्सियस का जो भी टेम्परेचर उसके अंदर में 273 हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो केल्विन के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बेसिस के ऊपर में हम करते क्या है, जो मेरे पास में रेजिस्टेंस निकल कर आई है, इस रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं एक लॉ को, और उस लॉ को हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता क्या आपको, ओम्स लॉ डिफाइन किया गया है कि हम कुछ फिजिकल कंडीशंस, जैसे मेरे पास में, मैं पहली बात करूं टाइप ऑफ मटेरियल, जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं वही मेरे पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर में यूज होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास में कुछ फिजिकल कंडीशंस जैसे प्रेशर हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, ये अगर मैं सेम रखता हूं, ये सब चीजें मैं सेम रखता हूं, तो यहां पर कहा गया है कि जो मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअल में जो डिफाइन की गई थी ये वैल्यू, जो ओम्स लॉ था वो डिफाइन किया था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। पहली ओम्स की ये स्टेटमेंट थी, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं, हम पढ़ते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि यहां पर ये कैलकुलेशंस की गई और ये देखा गया पूरी जो एक्सपेरिमेंटल था कि भाई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले ओम्स की एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी, तो ओम्स की एक्चुअल स्टेटमेंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था। फिर यहां से हमारे पास में ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हटता है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहां पर आएगा I और R, ये मेरे पास में एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस के नाम से। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी कि ये ओम्स लॉ कब डिफाइन है, जब हमारे पास में टाइप ऑफ मटेरियल और फिजिकल कंडीशंस जैसे प्रेशर और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सारे हमारे पास में कांस्टेंट अगर हम काम करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इजकल टू I इंटू में R, यानी अब ये आप यूज कर सकते हैं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया बहुत अच्छे से, हमने बचपन में भी पढ़ा है, क्या करें हम इसका, कहां पर यूज करें हम। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग के अंदर में इस ओम्स लॉ को एक अलग वे से समझने की। जैसे मान लो मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये मेरे पास में एक बैटरी हो गई, सेल हो गया, जो भी है, इसको मैंने यूज किया यहां पर, और ये मैंने लगा दी इसके ऊपर में 9 वोल्ट की बैटरी। अब ध्यान से सुनना, जो पहला टॉपिक था जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है कि ये मेरे पास में वोल्टेज, वोल्ट जो भी डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
अब ये वर्क डन है, तो यहां पर मैं इसको ये यूज कर लूं 9 वोल्ट की मतलब 9 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, ये मैंने यूज कर लिया। अगर जनरल फॉर्मूले में मैं सारा ऐसा यूनिट को यूज करते हुए यहां पर चलूं तो 9 जूल और 1 कूलम, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना 1 कूलम इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास में कितनी एनर्जी होगी, उसके पास में एनर्जी है 9 जूल। उसको कहां से जाना है, उसको अपनी एनर्जी को छोड़ना है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर में आना चाह रहा है। कोई भी भाई अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि अपने जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर में वो बैठा रहे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास में तो 9 जूल एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ के डायरेक्टली यहां तो आ नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लूज करने जाएगा। तो ये एनर्जी को लूज कहां से करेगा, यहां से जाएगा, इस वायर के थ्रू जाएगा, और यहां पर उसको रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया, देखो अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं तो वायर के अंदर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर हम जो आइडियल कंडीशन ना लेकर जो हमारे पास में करंट कंडीशंस है, जो फिजिकल कंडीशंस है, उनको कंसीडर करते हैं, तो ये आइडियल नहीं है। नॉन आइडियल कंडीशन के अंदर में इनका रेजिस्टेंस भी चलेगा, लेकिन हम यहां पर मान रहे हैं कि आइडियल कंडीशन है, ये वायर के अंदर में 0 रेजिस्टेंस है। अब यहां पर जैसे ही वायर के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास में यहां पहुंचेगा, तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि वो वाइब्रेट कर रहे होंगे और वहां से टकराएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जब यहां से गुजर रहा होगा तो अपनी एनर्जी को लूज करता हुआ जाएगा। अब एनर्जी को लूज करेगा तो कितनी एनर्जी लूज करेगा वो, भाई ये तो पता होना चाहिए ना। हमने उस टाइम पे तो देख लिया था I² RT था, तो यहां पर उसकी जो एनर्जी थी वो मेरे पास में 9 जूल थी, और जब यहां पर पहुंच रहा है तो कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को लगेगी यहां पर पहुंचने के लिए, और जब ये इससे बाहर निकलेगा तो यहां पर निकलेगा 0 जूल एनर्जी के साथ में, क्योंकि आगे तो कोई है नहीं। यहां पर तभी आ सकता है जब उसके पास में 0 जूल एनर्जी हो, पॉजिटिव टर्मिनल पर तभी आ सकता है जब उसके पास में 0 जूल एनर्जी हो। तो ये 9 जूल एनर्जी केवल उसको एक डिवाइस दिख रहा है, तो सारी एनर्जी यहां पर वो अपनी लूज कर देगा। अब यहां पर मुझे ये देखना होता है पोटेंशियल को लेकर कि भाई मेरे को ए पॉइंट से, मान लो ये मेरे पास में ए पॉइंट था और यहां पर मेरे पास में बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ी है, या फिर कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा है। तो ये कैसे डिफाइन करते हो भाई, आप यहां पर डिफाइन करते हो आप V = 9 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ऐसे तो करोगे आप, यहां से मेरे को यहां तक जाने के लिए, कूलम को ले जाने के लिए, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 9 वोल्ट यहां पर रिलीज हुआ। अब यहां पर देखो कि मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो गया भाई, यहां पर उसका पोटेंशियल था 9 वोल्ट। भाई इस पॉइंट पर अगर एक कूलम के पास में 9 वोल्ट है और यहां पर जब जा रहा है तो उसके पास में 0 जूल है, तो यहां पर मेरे पास में 0 वोल्ट हो गया। तो ये कितना आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस, ये मेरे पास में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, यानी कि पोटेंशियल मतलब यहां पर कितनी उसके पास में ताकत है एक कूलम चार्ज के पास में, और यहां पर कितनी ताकत है उस एक कूलम चार्ज के पास में। यहां पर 9 थी, यहां पर 0 थी, यहीं पर हमने उसका डिफाइन कर दिया उसके पोटेंशियल को, यहां पर 9 और यहां पर मेरे पास में 0। अब ये तो बात हुई कि मैं इनको क्या हमेशा इसी तरह से कैलकुलेट करता हुआ चलूं कि भाई मैं इनका पहले वोल्टेज देखूंगा, फिर मैं इनका कितनी एनर्जी थी ये देखता चलूंगा। इस चीज को सॉर्ट करने के लिए ओम्स ने ही अपना लॉ दिया है, और उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर ये पता है कि यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, मान लो मेरे पास में 1 ओम रेजिस्टेंस है और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मान लो ये मेरे पास में 9 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पर मेरे पास में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में जहां पर भी आपको निकालना है कि कितना मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है I × में R। यानी कि अगर मैं इसको I मानूं, ये जो करंट जा रहा है और यहां पर R जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू B इक्वल होगी जो आपके राइट साइड के अंदर में रखी गई। यानी कि 9 वोल्ट अगर आपका यहां पर है तो 9 वोल्ट ही ये मेरे पास में एनर्जी का कंजप्शन हो चुका होगा, यहां पर रिलीज हो चुकी होगी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा, अच्छा जी आपने तो एक एग्जांपल लेके दे दिया, मान लो अगर यहां पर 2 रेजिस्टेंस होते, बिल्कुल भाई 2 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 2 क्या 1000 रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ये बैटरी जो है ना, ये एनर्जी जो है, क्योंकि हमें इस पॉइंट के ऊपर में ध्यान रखना, इस पॉइंट के ऊपर में मुझे चाहिए 0, जब ये 0 के साथ में आ रहा है, यहां पर मेरे को पता है कि वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में निकलेगा, लेकिन जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर करेगा तो 0 जूल एनर्जी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि कुछ एनर्जी यहां पर रिलीज करेगा और कुछ एनर्जी यहां पर रिलीज करेगा। पैरेलल कनेक्शंस के अंदर में भी ऐसा ही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास में करंट जो है वो I है, आगे बात करेंगे कि सीरीज के अंदर में करंट मेरे पास में सेम रहता है और पैरेलल के अंदर में वोल्टेज मेरी सेम रहती है। क्योंकि ये मेरे पास में सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन होने के कारण में करंट मेरा सेम रहेगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो होगा V = IR। मैं ओम्स लॉ पे और या फिर इन चीजों के ऊपर मैं इतना दिमाग आप लोगों का क्यों लगवाना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया ना कि कैसे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कैसे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, तो ये मानो कि
आपका नेटवर्क थ्योरी जो है ना 40 to 50% आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये निकालना आ गया कि कैसे हमें पोटेंशियल निकालना है वाका, कैसे हमें ओम्स लॉ लगाना है और क्या हमें इसकी सिग्निफिकेंस मिलेगी, बस इतना सा केवीएल केसीएल सब यहां पर खत्म हो जाएंगे आपके। तो V = IR हो गया, R1 मेरा रेजिस्टेंस हो गया, मान लो ये मेरे पास में R2 रेजिस्टेंस है, तो यहां पर कितना करंट ड्रॉप होगा, यहां पर वोल्टेज का IR2 होगा। मान लो यहां पर मेरे पास में 9 जूल एनर्जी के साथ था, यहां पर निकला ये 5 जूल एनर्जी के साथ में बाहर, तो ये पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आ गया, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। यहां पर आप समझ पाए होंगे, 9 से 5 गया, 4 आ गया। फिर यहां पर 5 से इसके अंदर में एंटर करेगा, बाहर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, और 0 निकलेगा तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर मैं पोटेंशियल का देखो तो कितना आया, 5 वोल्ट आया। तो अब देखो इन दोनों को मिलाओ, 5 + 4 कितना आ गया, 9, और थी कितनी उसके पास में एनर्जी, 9 वोल्ट की बैटरी थी, तो 9 वोल्ट की बैटरी ने अपना पोटेंशियल कितना ड्रॉप करवाया, वो 5 वोल्ट एक में हुआ और 4 वोल्ट एक के अंदर में हुआ, तो टोटल मेरा ड्रॉप कितना हो गया, 9 वोल्ट का हो गया। बस इतना ही सिग्निफिकेंस आपका ओम्स लॉ का होता है। यही समझने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाता है कि कैसे हमारा ये पोटेंशियल हो गया या फिर इनका क्या सिग्निफिकेंस हमारे पास में रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। इससे आपका जो फिजिक्स है उसके भी कुछ कंसेप्ट्स हो गए होंगे जो आप जनरल साइंस के अंदर में आप लोगों के आते हैं, और साथ ही साथ आप लोग इसका भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ इन्हीं के बेसिस के ऊपर में ना हम दो डिवाइस हैं उनको डिफाइन करते हैं। एक होता है मेरे पास में बाई डायरेक्शनल, और दूसरा होता है मेरे पास में यूनिडायरेक्शनल। दो तरह के मेरे पास में डिवाइसेस होते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। बाई डायरेक्शनल क्या होते हैं, देखिए बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जो मेरे पास में डिवाइस है वो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर में डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि आप चाहे करंट उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाओ या नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाओ, करंट की कोई भी डायरेक्शन रखो, वो हमेशा अपने अंदर में जो भी इसको इफेक्ट देना होगा वो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक जो शो करनी होगी वो वहां पर शो करेंगे। यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर में डिपेंड नहीं करती। मान लो मेरे पास में ये रेजिस्टर था, इसको मैंने यहां पर एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया है, करंट को मैंने यहां से दिया, ये मान लो A टर्मिनल था, ये मेरे पास में B टर्मिनल था। अब दूसरा मैंने रेजिस्टेंस लिया और उसको मैंने ये सेम जो रेजिस्टेंस था इसको मैंने अब ऐसा कर दिया, ये मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया। तो पहले करंट कहां से कहां जा रहा था, यहां से A से B की साइड में एंटर कर रहा था। अब करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है ना हमारे पास में कन्वेंशनल करंट। पिछली क्लास में बताया था आपको कि केवीएल हो या फिर केसीएल हो, ये सारे लॉ जो है वो तब लगाते हैं जब हम कन्वेंशनल करंट जो होता है उसके डायरेक्शन को यूज करते हुए चलते हैं। तो यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो ये B से एंटर कर रहा है और A से बाहर आ रहा है, तो भी ये डिवाइस है, ये अपने आप में सेम कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा। साथ ही साथ आप लोग एक चीज और बड़ी खूबसूरत इसके अंदर में देखेंगे कि जितने भी मेरे पास में बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करेंगे, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ ये डिवाइस अपने आप में लीनियर डिवाइस भी होंगे। यानी कि आपको मैंने बताया था ना कि अलग अलग प्रॉपर्टी हम अपने डिवाइसेस की डिफाइन करते हैं, तो बाई डायरेक्शनल जो डिवाइस होंगे वो अपने आप में लीनियर भी होंगे, वो ओम्स लॉ को भी फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास में वो डायरेक्शन के ऊपर पे डिपेंड नहीं करेंगे कि करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव ये A टू B दे रहे हैं या फिर B टू A पर दे रहे हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को सेम रखेंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर मेरे पास में लीनियर एलिमेंट है वो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बाई डायरेक्शनल जो मेरे पास में डिवाइस है वो अपने आप में लीनियर हो, क्योंकि रेजिस्टेंस भी जो होता है वो अपने आप में नॉन लीनियरिटी को भी शो करेगा और लीनियर भी होता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। कहां पर इनका नॉन लीनियरिटी डिफाइन करेंगे उसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो हमारे पास में अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी V/I, V दैट इज इक्वल टू I इंटू R है। अगर यहां पर देखें V डिवाइडेड बाई I, ये मेरे पास में ओम्स लॉ जो था उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे को कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन इधर जाएगी और यहां पर मेरे पास में स्ट्रेट लाइन, अगर नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट की बात करूंगा तो ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास में अप डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी करंट को फ्लो करवा रहा है, और नीचे की साइड जा रहे हैं तो भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कोई भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में चेंज नहीं आ रहा है। ये वैल्यू जो है वो मेरे पास में कांस्टेंट बनी हुई है, जो इसका स्लोप है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो आप दोनों साइड में जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर में, तो दिस डिवाइस इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस।
ठीक है। तो ये मेरे पास में डिपेंड कर रहा है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास में बाई डायरेक्शनल है। साथ ही साथ अगर मैं यूनि डायरेक्शनल की बात करूं तो यूनि डायरेक्शनल वो डिवाइस होते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड करती है। जैसे मान लो मेरे पास में आगे पढ़ा भी आप लोगों ने कि मान लो मेरे पास एक डायोड है, डायोड के अंदर में मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां से मैंने करंट को फ्लो करवाया। तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, कंसेप्ट आता है जो मैंने ईडीसी के अंदर में आपको पढ़ाया है, तो आप लोग देखेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर ये अपने आप में शॉर्ट हो जाती है और इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे करूं, ये मेरे पास में डायोड ऐसे की रखी मैंने, और यहां पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, यानी कि मैंने इसको रिवर्स बायस कर दिया है। तो रिवर्स बायस के अंदर में ये जो डिवाइस है, ये जो यहां पर हमने डायोड लगाई हुई है, ये अपने आप में क्या हो जाएगी, ये ओपन सर्किट हो जाएगी, ये अपने आप में शॉर्ट सर्किट हो जाती थी यहां पर। तो ओपन सर्किट होने के कारण में इसके करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो नहीं करेगा यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरे पास में इसकी डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड कर रही है, और जब डायरेक्शन के ऊपर में डिपेंड करता है तो ये क्या हो जाते हैं, यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में यूनिवर्सल डायरेक्शन हो गया। तो ये मेरे पास में जो डिवाइसेस होते हैं, या हम कहें कि जो यहां पर हमने डिवाइस लिए, सेमीकंडक्टर लिया, यूनि डायरेक्शनल जो डिवाइस लिए, ये यहां पर हमारे पास में ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं करेंगे, इनके लिए हम ओम्स लॉ को नहीं लगा सकते। ये मेरे पास में नॉन लीनियर डिवाइसेस भी अपने आप में कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जब इसके करंट को देखेंगे तो कुछ इस तरह से मेरे पास में इंक्रीज होता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि लीनियरिटी इसके अंदर में कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और ओम्स लॉ हमारे पास में लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि ये स्लोप जो है वो अगर मेरे पास में कांस्टेंट बना हुआ है, मींस दैट इज फॉलोइंग द ओम्स लॉ। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं डायोड के केस के अंदर में, जो मैंने एडीसी के अंदर में पढ़ाया था, तो ये आप लोगों का एक कांस्टेंट स्लोप जो है वो फॉलो नहीं करता है। तो दीज आर नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मेरे पास में यूनि डायरेक्शनल और क्या मेरे पास में बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनके, जो मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक आई हुई है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के नाम से हम जानते हैं, उनको हम देखते हैं और उसके ऊपर में डिफाइन करते हैं कि मेरा कौन सा लीनियर डिवाइस है और कौन सा नॉन लीनियर डिवाइस है। मान लो एक डिवाइस था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की बनी हुई है, ये मेरे पास में ये कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है। तो आपको ये बताना है, ये ऊपर वी है और ये यहाँ पर आई है, तो आपको देख के ये बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ आपका ये। तो इसके अंदर में आपको ये बताओ कि मेरे पास में लीनियर डिवाइस है या नॉन लीनियर है, डायरेक्शनल है या फिर मेरे पास में यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। तो आपने देखा कि भाई दोनों साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका स्लोप जो है मेरे पास में कांस्टेंट बना हुआ है। तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये मेरे पास में क्या हो गया, लीनियर डिवाइस हो गया। और दूसरा, दोनों साइड में जा रहा है तो ये मेरे पास में बाई डायरेक्शनल डिवाइस हो गया। और तीसरा, इसके अंदर में आपको ये देखना होता है कि अगर ये जो चेन है, ये जो स्लोप बना हुआ है, ये कॉन्स्टेंटली इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि सप्लाई जो है इनफाइनाइट तक हम इसकी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो ये मेरे पास में क्या होता है, एक्टिव डिवाइस होते हैं। ठीक है, एक्टिव डिवाइस जो इनफाइनाइट तक अपनी एनर्जी को रिलीज कर दें, करंट को या फिर वोल्टेज को अगर वो रिलीज करते हुए चलते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक्टिव सोर्स हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्लोप के अंदर में, देन दैट विल बी नॉन एक्टिव डिवाइसेस हो जाएंगे मेरे पास में। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास बाई डायरेक्शनल है और एक्टिव है और लीनियर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं। इसके अंदर में आपको बताना है सेम वो चीज। मान लो ये मेरे पास में डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल, और अब इसके अंदर में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, ये ग्राफ यहां से ऐसे और यहां पर ये ऐसे हो गया। अब आप बताओ मेरे को कि ये किस तरह का डिवाइस होगा। तो आपने देखा इसको, तो ये यहां तक तो मेरे पास में लीनियर बन रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, नॉन लीनियरिटी आ गई इसके अंदर में, स्लोप जो हो कांस्टेंट नहीं बन रहा है मेरे पास। सो दिस इज नॉन लीनियर डिवाइस, पहली चीज। दूसरा बताओ मेरे को, ये डायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है। तो आपने देखा कि ये मेरे पास में बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में इसके अंदर में करंट जा रहा है, बाई डायरेक्शनल हो गया। तीसरा, इसके अंदर में बताओ मेरे को कि ये एक्टिव सोर्स है या फिर पैसिव सोर्स है। तो आपने देखा कि भाई ये ग्राफ यहां तक तो मेरा चलो ठीक है, मेरे को सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद में वो मेरा कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो 4 वोल्ट हो गया या 0 वोल्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर उसने सप्लाई देना बंद कर दिया, जबकि मैंने एक्टिव सोर्स की आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो इनफाइनाइट टाइम तक अपना जो एनर्जी है वो रिलीज करते रहेंगे, चाहे करंट हो या फिर मेरे पास में वो वोल्टेज को रिलीज कर रहे हो। तो दिस इज पैसिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस आ गया। तीसरी बात कर लेता हूं आप लोगों से, एक और एग्जांपल की बात करूं तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास में बना हुआ है ग्राफ। ये यहां पर भाई इसके 0 के साथ में टच है, तो आपको बताऊं मेरे को यूनिडायरेक्शनल है या फिर जो लीनियर है या फिर एक्टिव डिवाइस है। तो आप देखेंगे इसके अंदर में कि इस पॉइंट के ऊपर में पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड में भी है। ठीक है,
लेकिन हम देखेंगे इसको कि ये मेरे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर में ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल हो गया। क्योंकि अगर इसको प्रॉपर्टी शो करनी थी तो ये नीचे की साइड में हम जब वोल्टेज और करंट को हम नेगेटिव प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे थे तो यहां पर तो ये जीरो दिखा रहा है भाई। बेशक हमारे पास में करंट और ये जो वोल्टेज है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में दिखा रहा है, लेकिन अगर दोनों को हम नेगेटिव लेके जा रहे हैं तो वहां पर कोई प्रॉपर्टी इसने शो नहीं की थी, क्योंकि ग्राफ मेरा क्या बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये मेरे पास में क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस हो गया। दूसरा बताओ लीनियर या नॉन लीनियर है, भाई लीनियर होता तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही होती, स्ट्रेट आई नहीं इसके अंदर में, सो नॉन लीनियर डिवाइस। और तीसरा इसके अंदर में क्या हो गया, ये बताओ कि मेरे पास में एक्टिव या पैसिव है। देखो होने को तो मेरे पास में ये देखो नेगेटिव में शो कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे एक्टिव की एक डेफिनेशन ये पता है कि जिस भी डायरेक्शन में जाए वो नेगेटिव तक उसको अप्रोच करे, कंटिन्यूअसली उसकी इंक्रीज होती रहे। तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, ये मेरे पास में इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक एक्टिव डिवाइस हो गया। इसी तरह से इधर जाएगा तो ये एक्टिव डिवाइस। अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए भाई अभी आपने करवाया और ये ऐसे आपने, ये भी तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा भाई, इन्फिनिटी की तरफ थोड़ी ना कर रहा है ये, यहां पर जाकर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 0 वोल्ट 4 वोल्ट कुछ भी हो सकती है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है वो कांस्टेंट वैल्यू, और इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, तो दैट इज नॉट ए एक्टिव डिवाइस, दैट विल बी ए पैसिव डिवाइस मेरे पास में कहलाता है, ठीक है। ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग मेरे को बताएंगे, मेरे को कमेंट करके इसको बताएंगे कि मेरे पास में मान लो डिवाइस कुछ इस तरह के दिखा रहा है, ये करैक्टरिस्टिक इसकी कुछ इस तरह से है, ये 0 से स्टार्ट है भाई, और ये मेरे पास में V है और यहाँ पर मेरे पास में I है। आपको बताना है कि ये मेरे पास में लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। दूसरा आपको बताना है कि ये बाई डायरेक्शनल है या फिर यूनि डायरेक्शनल है। तीसरा आपको बताना है एक्टिव डिवाइस है या फिर मेरे पास में पैसिव डिवाइस है, ठीक है। और आपने अगर एक चीज़ देख ली होगी तो अभी आप लोगों ने अगर इसका कर दिया तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना भाई, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बेसिस के ऊपर में हम कुछ कंक्लूड कर देते हैं जो कि आपको देखने में थोड़े इजी रहेंगे आगे जब करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर में अगर V/I है, अगर मैं बात करूं किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर में V/I नेगेटिव है तो मेरे पास में वो डिवाइस रहेगा एक एक्टिव डिवाइस। जैसे यहां पर देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यानी कि V और I, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये डिवाइस क्या दिखाएगा मेरे को, एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाएगा, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक एक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, देखते हैं कैसे पहचानोगे आप लोग। दूसरा बात करूं मैं कि अगर मेरे पास में V/I है, V/I है किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर में पॉजिटिव, तो सॉरी इसके अंदर में V/I है, वो दो जो भी कोऑर्डिनेट मेरे को मिले हुए हैं उनके अंदर में पॉजिटिव मेरे को शो कर रहा है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है मेरे पास में पैसिव, वहां पर वो बन जाता है अपने आप में पैसिव, ठीक है। अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेट जो है, तीसरा देख लेते हैं कि कब हम बाई डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। तो आपने पूरा ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो भी मेरे पास में जो भी बाई डायरेक्शनल को फॉलो कर रहे थे, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी जिस भी अपोजिट कोऑर्डिनेट्स के अंदर में आ रही थी, मान लो ये यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो प्रॉपर्टी थी या फिर जो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक मेरे को शो कर रही थी, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल थी। तो आइडेंटिकल अगर आप लोगों को दिखती है, मान लो ये कोऑर्डिनेट के अंदर में, तो आइडेंटिकल है लेकिन ये अपोजिट में नहीं है। अपोजिट का मतलब ये यहाँ पर शो करना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, तो ये अपने आप में यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता। एक में इसका नेगेटिव आ रही है इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक एक्टिव डिवाइस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है तो ये मेरे पास में क्या हो गया, यूनि डायरेक्शनल हो गया। और अगर आप लोग देखेंगे कि आइडेंटिकल है तो देन दैट विल बी बाई डायरेक्शनल। तो ये आपके छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस को लेकर थे या लीनियरिटी को लेकर थे या नॉन लीनियरिटी को लेकर थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप लोगों के करवा दिए हैं, जो भी आपके गेट के एग्जाम के अंदर में या किसी भी PSU के अंदर में पूछे गए थे। इससे बाहर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर में मैं अगले जो डिवाइसेज हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेज हैं, क्योंकि ये लेक्चर अगर उसी के अंदर में पढ़ाने लगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की एक्टिव है या पैसिव डिवाइस है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, मेरे पास में यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, और कैसे हम इनका अपने इंडक्टर जो हमारे पास में ऑसिलेटर्स होते हैं उनके अंदर में कैसे इनको बनाने में हम हेल्प इनका यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, काफ़ी बड़ा वास्ट टॉपिक है ये। और बाकी जो PDF फाइल्स हैं वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग जान सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर आप लोगों को बताइए 9416878402, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका भाई बंधु जुड़ना चाहे बड़ी खुशी के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।